हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ टैक्स सॉल्यूशन इन्फो के तरफ से। दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो पूछते रहते हैं डायरेक्टर रेम्युनरेशन के ऊपर जीएसटी है कि नहीं। इसी टॉपिक पे सीबीएसई से एक सर्कुलर आया है 10 जून 2020 को। मैं आज ये वीडियो में ये सर्कुलर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो दोस्तों, शुरू से लेकर अंत तक ये वीडियो के साथ जुड़े रहिए। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जो कि सर्कुलर नंबर 140/102020 जीएसटी। Various references have been received from trade and industry seeking clarification whether the GST is leviable on directors' remuneration paid by companies to their directors. इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? जो डायरेक्टर को रेमुनरेशन दिया जाता है कंपनी से, उसके ऊपर वो डायरेक्टर के जो रेमुनरेशन दिया जाता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। Doubts have been raised as to whether the remuneration paid by companies to their directors falls under the ambit of entry in Schedule 3 of the Central Goods of Service Tax Act 2017. Doubts have been raised as to whether the remuneration paid by companies to their directors falls under the ambit of entry in Schedule 3. Schedule 3 के अंदर जो चीजें बताया गया है और वो सप्लाई जो है उसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट और वेदर द सेम आर लायबल टू बी टैक्स इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017। मतलब डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन दिया गया कंपनी से वो शेड्यूल 3 के इस एंट्री यानी एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशन में आएगा, और या फिर नोटिफिकेशन 13/2017 के अंदर जहां पे ये बताया गया था उसके ऊपर लाइबिलिटी बनेगी रिवर्स चार्ज के, और उसके टैक्स लाइबिलिटी जो है अकॉर्डिंगली देना होगा। ये दो पॉइंट में काफी कंफ्यूजन था कि एक में टैक्स लगता था और एक में टैक्स नहीं लगता था। द इशू ऑफ रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स हैव बीन एग्जामिन्ड अंडर फॉलोइंग टू डिफरेंट कैटेगरी। तो यहाँ पे दो डिफरेंट कैटेगरी डिस्क्राइब किया गया। Leviability of GST on remuneration paid by companies to the independent directors defined in terms of section 149(6) of Companies Act 2013 or those directors who are not the employees of the said company। डायरेक्टर जो है वो डिपेंडेंट डायरेक्टर है और ऐसा डायरेक्टर जो कि एम्प्लॉय नहीं है, इस रेस्पेक्ट में क्या करना है। Leviability of GST on remuneration paid by companies to the whole time directors including managing director who are employees of the said company। मतलब ऐसा डायरेक्टर है जो वहां पे होल टाइम डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो कि एम्प्लॉय के रूप में वहां जैसे कि आप बोलते हैं नौकरी करते हैं, वहां इनका जो जीएसटी वो अलग तरीके से एप्लीकेबल होगा। In order to ensure uniformity in the implementation of the provision of the law across the field formation, the board in exercise of its power conferred under section 168(1) of the CGST Act hereby clarification the issue as below। Liability of GST on remuneration paid by companies to the independent directors or those directors who are not the employee of the said company। मतलब वो एम्प्लॉय नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा, तो क्या होगा? The company issue to be decided is whether or not a director is an employee of the company। यहाँ पे दोस्तों जो पॉइंट आपको देखना होगा, डायरेक्टर एम्प्लॉय है या नहीं। अगर एम्प्लॉय है तो उनको जीएसटी नहीं लगेगा, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो उनको जीएसटी लगेगा। डिसाइडेड इज वेदर और नॉट ए डायरेक्टर इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यहाँ पे क्या बोलता है? इन दिस रिगार्ड फ्रॉम द पेरूजल ऑफ relevant provisions of the Companies Act 2013, it can be inferred that Companies Act में किस तरह डायरेक्टर को डिफाइन किया गया। अब देखिए, the definition of the whole time director under section 294 of the Companies Act 2013 is an inclusive definition है।
एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है and thus he may be a person who is not an employee of the company and thus he may be a person who is not an employee of the company. होल टाइम डायरेक्टर जो है हो सकता है वो पर्सन कंपनी एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी का. The definition B point. The definition of the independent directors under section 149(6) of the Companies Act 2013 read with rule 14 of the Companies Rules 2014 make it imply clear that such director should not have been an employee or proprietor or a partner of the said company. अगर कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो सेक्शन 149 के तहत एक कंपनी के अंदर एज ए एम्प्लॉय काम नहीं कर सकता तब उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना सकते हैं. अगर इंडिपेंडेंट का कुछ इंटरेस्ट रह जाएगा तो वो व्यक्ति इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाएगा. फिर उन्होंने बोला वो जो डायरेक्टर है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तभी माना जाएगा जब वो प्रोप्राइटर और पार्टनर ऑफ सेड कंपनी नहीं रहेगा. देखिए, in any of the 3 financial years immediately preceding the financial year in which he is proposed to be appointed in the said company. मतलब पिछले 3 साल तक वो एम्प्लॉय या फिर पार्टनर या फिर प्रोप्राइटर नहीं रहा हो कंपनी के अंदर तभी उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट किया जा सकता है. 4.2 Therefore, in respect of such directors who are not the employee of the said company, the services provided by them to the company in lieu of remuneration as the consideration for the said services are clearly outside the scope of Schedule 3 of the CGST Act and therefore taxable. मतलब जो एम्प्लॉय नहीं है ऐसे डायरेक्टर को अब रेम्यूनरेशन दिए हो वो शेड्यूल 3 से बाहर हो जाएगा, उनके ऊपर जीएसटी लग जाएगा. इन टर्म्स ऑफ एंट्री एट एसएल नंबर 6 ऑफ द टैक्सेबल एनेक्स टू नोटिफाइड नंबर 13 2017 सेंट्रल टैक्स रेट डेटेड 28/6/2017 the recipient of the said services, that means the company, is liable to discharge the applicable GST on it on reverse charge basis. मतलब ऐसे सिचुएशन पे कंपनी को जीएसटी का रिवर्स चार्ज पे करना होगा. Accordingly, it is hereby clarified that the remuneration paid to such independent directors or those directors by whatever name called who are not employee of the said company is taxable in hand of the company on reverse charge basis. इस पॉइंट पे ये बात इन्होंने क्लियर कर दिया गया. Liability of GST on remuneration paid by companies to the directors who are also an employee of the said company. अगर आप डायरेक्टर है जो कि एम्प्लॉय है उस कंपनी का तो क्या होगा? Once it has been ascertained whether a director, irrespective of name and designation, is an employee, it would be pertinent to examine whether all the activities performed by the director are in the course of employer-employee relation. अगर कोई डायरेक्टर एम्प्लॉय के रूप में काम करता है वहां पर एम्प्लॉय रिलेशन के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस बोला जाता है. उस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार चेक करना होगा. और इज देयर एनी एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस? The issue has been deliberated by various courts and it has been held that a director who has also taken employment in the company may be functioning in dual capacities, namely one as a director of the company and the other on the basis of the contractual relationship of master and servant with the company. That means under a contract of service entered into with the company. मतलब एक डायरेक्टर एज ए डायरेक्टर भी काम कर सकता है और वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप के अंदर रह के सर्विस प्रोवाइड भी कर सकता है. इट इज ऑल्सो पर्टिनेंट टू नोट दैट सिमिलर आइडेंटिफिकेशन and treatment of the director's remuneration is also present in the Income Tax Act 1961. यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट का भी बात बोला उन्होंने.
wherein the salaries paid to directors are subject to tax deducted at source under section 192 of the Income Tax Act 1961. However, मतलब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर भी डायरेक्टर को सैलरी पे किया जाता है जो उसके ऊपर भी सेक्शन 192 के अंतर्गत टीडीएस काटा जाता है. However, in cases where the remuneration is in the nature of professional fees and not salary, the same is liable for deduction under section 194J of the Income Tax Act. मतलब उनको सैलरी के बदले में अगर प्रोफेशनल फीस दिया जाता है और उनका जो टीडीएस है वो काटा जाता है 194J सेक्शन के अंदर. Accordingly, it is clarified that the part of director's remuneration which are declared as salaries in the books of company and subject to TDS under section 192 of the IT Act are not taxable being consideration for services by an employee to the employer in the course of or in relation to his employment in terms of Schedule 3 of the SGST Act 2007. मतलब आपको चेक करना पड़ेगा कि वो जो टीडीएस काटा गया वो अंडर सेक्शन इनकम टैक्स का 192 पे काटा या 194 जे में काटा. अगर 192 पे आईटी के टीडीएस काटा है तो वो शेड्यूल 3 के अंतर्गत चला जाएगा, उस पे जीएसटी नहीं लाएगा. It is further clarified that the part of employee director's remuneration which is declared separately other than salaries in the company's accounts and subject to TDS under section 194J of the IT Act as fees for professional or technical services shall be treated as consideration for providing services which are outside the scope of Schedule 3 of the CGST Act and is therefore taxable. मतलब अगर 194 जे सेक्शन में टीडीएस काटा गया एज प्रोफेशनल सर्विस तो फिर वहां पर जीएसटी लागू हो जाएगा और टैक्सेबल भी हो जाएगा. कंपनी को आरसीएम के बेसिस पे जीएसटी जमा भी करना होगा. मतलब आपको दो काम करना होगा. एक टीडीएस कौन सा सेक्शन में आपका काट रहा है, सैलरी वाला सेक्शन में काट रहा है या फिर 194 जे जो कि प्रोफेशनल के सेक्शन में काट रहा है, ये आपको जरूर देखना पड़ेगा. तो मेरा टैक्स कंसल्टेंट फ्रेंड, मुझे लगता है आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा और आपका ये बहुत ही काम के लिए ये वीडियो आपको देखना पड़ेगा. तो अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल को. थैंक यू दोस्तों.